V81 अध्याय 801 मुझे सभी युद्ध कौशल चाहिए। चूसी कभी कभी युद्ध के दौरान बचाव या आक्रमण के लिए तलवारबाजी का प्रयोग करते थे। यदि लिन युआन मसल हाइपोथाइमस या घास का उपयोग करना चाहता था तो वह सिर्फ तलवारबाजी करना नहीं सीख सकता था। चूंकि लिन युआन ने देहांतरण कर लिया था लेकिन उसने अभी भी अपने पिछले जीवन की यादें संजो रखी थीं, इसलिए वह इस दुनिया के मूल सदस्य से अलग नहीं था। रेडियंस फेडरेशन के बारे में इतिहास की पुस्तकों में लगभग 2000 वर्षों का इतिहास शामिल है। 5500 वर्ष पूर्व आत्मा क्यूई के प्रकट होने से पहले मनुष्यों ने कई युद्ध कौशल हासिल कर लिए थे। ये युद्ध कौशल मानव बुद्धि के रत्न थे जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। आत्मा क्यू जागृति के बाद आत्मा क्यू पेशेवरों ने उन परियों से युद्ध करना शुरू कर दिया था जिनके साथ उन्होंने अनुबंध किया था और अपने पुराने युद्ध कौशल को अलग रख दिया था। वास्तव में कई युद्ध कौशल समय के साथ लुप्त हो गए थे। फिर भी हिडन मून पवेलियन के 67वें से 82वें स्तर प्रमुख युद्ध कौशल और मार्शल आर्ट ज्ञान से भरे हुए थे। ये ज्ञान हिडन मून पवेलियन में संग्रहित किया गया था, लेकिन लगभग किसी ने भी इसे पुनः प्राप्त नहीं किया और इसका अध्ययन नहीं किया। हालांकि लिन युआन को ये ज्ञान चाहिए था। यदि वह सभी मार्शल आर्ट कौशलों को संयोजित कर सके तो वह उन्हें स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली हथियार बनाने में सक्षम हो सकेगा। ये हथियार लिन युआन की आक्रमण और रक्षा क्षमता दोनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा। हालांकि ज्ञान के सभी 15 स्तरों को सीखना आसान नहीं था। इसके लिए धीमी और कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी। युद्ध कौशल में पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद शरीर की मांसपेशियां सहज प्रवृत्ति पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो जाएंगी। युद्ध कौशल के इस स्तर को हासिल करने के लिए लिन युआन को कम से कम 1 दशक तक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। लेकिन अब मसल हाइपोथाइमस या घास के सिर्फ 2 ब्लेड के साथ लिन युआन को विश्वास था कि उसका शरीर सभी 15 स्तरों से ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होगा। उसकी मांसपेशियां सभी 15 स्तरों के युद्ध कौशल को अवशोषित करने में सक्षम होंगी और वह अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनने में सक्षम होगा। जैसे ही लिन युआन ये कहने वाला था कि वह 2 लॉ क्रिस्टल का उपयोग करके 2 मसल हाइपोथाइमस या घास के बदले में व्यापार करने को तैयार है, डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पहले बुजुर्ग ने कहा, यदि आप मसल हाइपोथाइमस या घास चाहते हैं तो डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन आपको 2 ब्लेड दे सकता है। हम वास्तव में इस बार आपके साथ लॉ क्रिस्टल के बदले व्यापार करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। लिन युआन को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि मसल हाइपोथाइमस या घास डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के लिए मूल्यवान नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह आसानी से स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोती का पालन पोषण कर सकता था। हालांकि उसने 2 लॉ क्रिस्टल का उपयोग करके मसल हाइपोथाइमस या घास के 2 ब्लेडों के लिए व्यापार करने की योजना बनाई थी। अब जबकि प्रथम बुजुर्ग ने जो कहा था, लिन युआन को 2 लॉ क्रिस्टल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लिन युआन ने फिर भी पहले बुजुर्ग को वह दिया जो वह चाहता था और पहले बुजुर्ग को 2 लॉ क्रिस्टल फेंकते हुए कहा, मांसपेशी हाइपोथाइमस या घास मेरे लिए उपयोगी है और मैं उन्हें बिना कुछ लिए नहीं ले सकता। चलो एक लॉ क्रिस्टल के लिए मसल हाइपोथाइमस या घास के 2 ब्लेड का व्यापार करते हैं। ली परिवार दूसरे लॉ क्रिस्टल के लिए व्यापार करने के लिए लॉ सोर्स क्रिस्टल के टुकड़ों का उपयोग कर सकता है। आप तय कर सकते हैं कि कितने लॉ सोर्स क्रिस्टल टुकड़े एक लॉ क्रिस्टल के लायक हैं और भविष्य के व्यापार के लिए इस दर का उपयोग करें। प्रथम बुजुर्ग ने जब लिन युआन को भविष्य के व्यापारों के बारे में बात करते सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। यह अवसर डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। प्रथम बुजुर्ग ने ली परिवार के अन्य मुख्य सदस्यों के साथ इस बात पर चर्चा करने की योजना बनाई कि विधि क्रिस्टल के बदले कितने विधि स्रोत क्रिस्टल का व्यापार किया जाना चाहिए। वह ली जुवान की राय भी पूछना चाहता था। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास आग क्लास विशेषज्ञ की कमी थी। हालांकि उनके पास 4 शिखर मिथक 3 विशेषज्ञ थे। यदि वे भविष्य में लिन युआन से अधिक लॉ क्रिस्टल प्राप्त कर सकें तो डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को आग क्लास विशेषज्ञ न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक थे आर्क क्लास विशेषज्ञ के साथ डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन वास्तव में अन्य शीर्ष गुटों के सामने अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम होगा। उन्हें एवियन प्रकार के फे मार्केट पर हावी होने या हमेशा दूसरों के सामने खुद को नीचा दिखाने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इस विचार ने प्रथम बुजुर्ग को और अधिक उत्साहित कर दिया और उसने निर्णय लिया कि वह सबसे पहले उन विधि क्रिस्टलों को संग्रहित करेगा जो उन्होंने इस बार प्राप्त किए थे। उनका उपयोग शीर्ष सुजरेन मिथ 2 फेस पर नहीं किया जाएगा। वह तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक कि वे 10 विधि क्रिस्टल एकत्रित नहीं कर लेते। उसके बाद परिवार के मुख्य फे के मुखिया शिखर सुजरेन मिथ 3 मुख्य फीनिक्स प्रजाति फे को ये देखने की अनुमति देगा कि क्या वह विश्व निर्माण के परीक्षण को पार करके एक सृजन नस्ल फे बन सकता है। मेरे प्रभु, निश्चिंत रहें, हम आपको निश्चित रूप से कानून स्रोत क्रिस्टल के टुकड़े की एक मात्रा प्रदान करेंगे जिससे आप खुश होंगे। मैं उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए यंग मास्टर जुवान को भेजूंगा, पहले बुजुर्ग ने कहा। ली जुवान को तब झटका लगा जब उसने सुना कि प्रथम बुजुर्ग ने उसे किस तरह संबोधित किया।
जब भी वह अच्छे मूड में होता तो प्रथम एल्डर उसे हमेशा उसके नाम या लिटिल जुबान से बुलाते थे। उसने कभी भी ली जुबान को यंग मास्टर जुबान नहीं कहा था। इसका मतलब ये था कि ली जुबान की स्थिति उसके परिवार में युवा पीढ़ी के एक वास्तविक युवा मास्टर के रूप में स्वीकार की गई थी। प्रथम एल्डर ली जुबान के दादा के बाद डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में दूसरे स्थान पर थे। प्रथम एल्डर की स्वीकृति के साथ ली जुबान के लिए घर लौटने पर तुरंत युवा नेता बनना संभव था। ली जुबान ने लिन युआन की आंखों में गहराई से देखा और उसकी निगाहों में कृतज्ञता और ईमानदारी का सागर था। लिन युआन ने लॉन्ग टू और प्रथम बुजुर्ग के साथ व्यापार का निपटारा कर लिया और वे चले गए। लिन युआन, लॉन्ग ताओ और ली जुबान एक साथ भोजन करने के लिए ईर्ष्यापूर्ण सुगंध के घर गए। लिन युआन को पता चला कि लॉन्ग ताओ और ली जुबान भोजन के दौरान फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में एक साथ क्यों दिखाई दिए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लैक ने लॉन्ग ताओ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए उसने ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब की मुख्य टीम में शामिल होने के लिए ली जुबान, एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर को आमंत्रित करने का फैसला किया था। लॉन्ग ताओ ने चेन होनफेंग को मुख्य टीम का सदस्य बनने की अनुमति देने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से चू सी ने ऑल स्टार मैच में चेन होनफेंग को हराने के बाद रिजर्व टीम में रहने और कुछ और वर्षों तक प्रशिक्षण लेने पर जोर दिया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद ही मुख्य टीम में शामिल होगा। इससे अगले साल के ऑल स्टार मैच के कारण लॉन्ग ताओ को बड़ा सिरदर्द हो गया। भोजन के बाद लिन युआन हवेली में वापस आया और उसने डुआन्हे को हवेली में वापस आते देखा। लिन युआन दौड़कर लिन युआन के पास गया और उसे एक डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स दिया और कहा, युवा मास्टर, ये पिछले सप्ताह की लग्जरी वस्तुओं की नीलामी से हुई कमाई है। डायमंड फे भंडारण बॉक्स आयोजित उसके दिल आराम से आराम करने में असमर्थ। पिछले सप्ताह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विलासिता की वस्तुओं की बिक्री से जो कमाई की थी वह उस राशि से अधिक हो चुकी थी जो उन्होंने इंडिगो एज्योर सिटी में अपने चरम पर होने पर अर्जित की थी। लिसन को अभी भी यह एहसास नहीं हो रहा था कि उसने अपने दम पर इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की है। लिन युआन की भौं तब फड़क उठी जब उसने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स की जांच की जो लिसन ने उसे दिया था। उन्होंने लिसन को केवल हुक्वान के स्वर्गीय शिल्प मंडप से आत्मा शिल्पकार और कुछ पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के टुकड़े प्रदान किए थे जिन्हें कचरे के रूप में संग्रहित किया गया था। लिन युआन ने लिसन को कुछ उच्च श्रेणी के लग्जरी संसाधन भी दिए थे जैसे कि पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के तख्ते और बाहरी परतों के साथ स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती। हुक्वान को इन विलासिता वस्तुओं को बनाने के लिए अपने अधीनस्थ वर्ग 3 के आत्मा शिल्पकारों पर भरोसा नहीं था। हालांकि हुक्वान डूबे हुए बार ड्रैगन झील और तहखाने के निर्माण में व्यस्त था और उच्च श्रेणी के लग्जरी सामान बनाने में असमर्थ था। इसलिए लिसन ने रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन के कचरे से मूल्य उत्पन्न किया था। जैसे ही उसने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रेडियंस डॉलर के छोटे ढेर को देखा, लिन युआन ने अनुमान लगाया कि लिसन ने विलासिता के सामान के मूल्य में 50% की वृद्धि की है। यह एक शीर्ष व्यवसायी के रूप में लिसन की प्रतिभा थी। लिन युआन ने लिसन को अंगूठा दिखाया और कहा, सुनो, तुम सच में व्यापार में प्रतिभाशाली हो। जैसे जैसे स्काई सिटी का विस्तार हुआ, लिन युआन अधिकाधिक व्यस्त होता गया। लिन युआन पहले लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रगति पर थोड़ा ध्यान देता था, लेकिन अब उसने पूरी तरह से अपना ध्यान हटा लिया था। इस प्रकार लिन युआन ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विकास के संबंध में कुछ भी सुझाव नहीं दिया। फिर भी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले ही लिन युआन की उम्मीदों से आगे बढ़ चुका था। लिन युआन की प्रशंसा से लिसन उत्साहित हो गया। उसके चेहरे पर थकान दूर हो गई और उसकी जगह जोशपूर्ण प्रेरणा ने ले ली। लिसन पिछले 2 महीनों से अथक परिश्रम कर रहे थे और वह प्रत्येक रात अधिकतम 5 घंटे ही सो पाते थे। वह कभी नहीं भूला था कि कैसे लिन युआन ने उसके कारण जेंग परिवार के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था और कैसे उसने इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर 2 सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों की मौत का कारण बना था। लिसन की शक्ति मजबूत नहीं थी, इसलिए वह केवल लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उचित प्रबंधन करके लिन युआन के लिए अधिक मूल्य पैदा कर सकता था। उसने अब पहली बार लिन युआन के सामने खुद को साबित कर दिया था। लिन युआन की प्रशंसा प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि पिछले 2 महीनों में उसने जो कुछ भी किया था वह इसके लायक था। जल्द ही लिसन ने देखा कि लिन युआन ने उसे डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स लौटा दिया और कहा, जब आप किसी गुड़ का विस्तार कर रहे हों तो आपको कभी भी डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रेडियंस डॉलर नहीं रखने चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई को ले लो और इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करो। हमारा सौदा ये था कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आधे साल के भीतर एक उभरता हुआ गुट बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक व्यावसायिक समूह में बदल सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं के साथ एक विशिष्ट बाजार पर हावी होने में भी सक्षम हो सकते हैं। स्काई सिटी के समर्थन से आपको बिजली की कमी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 50 प्रमुख गुटों के बीच एक ठोस स्थान हासिल कर सकता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। लिसन की आंखें चौड़ी हो गईं।
उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन को उससे इतनी बड़ी उम्मीदें होंगी। लिन युआन की सारी उम्मीदों के साथ लिसन ने अचानक अपने सामने एक और भी व्यापक और अधिक रोमांचक रास्ता खुला देखा। लिन युआन ने ये सब लिसन से इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा कि लिसन सक्षम है और क्योंकि वह डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम एल्ड की डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के विस्तार के बारे में बात से प्रेरित था। डुआन हे लिन युआन के बगल में खड़ा था और उसकी निगाहों को देख रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह लिन युआन का पहले से ज्यादा सम्मान कर रहा था। ये सिर्फ लिन युआन की कार्यप्रणाली या अपने विरोधियों के सामने उसका दृढ़ संकल्प ही नहीं था जिसने डुआनहे को उसका सम्मान करने पर मजबूर किया। ये 24 हॉट स्प्रिंग घोंघों के कारण ही था कि लिन युआन इंडिगो एज्योर गार्ड के लिए विकसित हुआ था। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन से मुआवजा प्राप्त करने के बाद हॉट स्प्रिंग स्नेल का लगभग हर विशेष कौशल युद्ध के लिए उपयुक्त हो गया था। इसका मतलब यह था कि लिन युआन ने हॉट स्प्रिंग स्नेल्स को एलीट एपिक में विकसित कर दिया था। इससे पता चला कि लिन युआन के दिल में एक रोशनी थी जो पूरे रेडियंस फेडरेशन को रोशन कर सकती थी। चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में रेडियंस फेडरेशन को ऐसा प्रकाश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डुआनहे को दृढ़ विश्वास था कि लिन युआन में यह प्रकाश भविष्य में और भी अधिक चमकने में सक्षम होगा। उन्होंने गंभीरता से एक प्लेटिनम फेस्टोरेज बॉक्स निकाला और लिन युआन को देते हुए कहा, यंग मास्टर, इस फेस्टोरेज बॉक्स में 500 हॉट स्प्रिंग स्नेल और 1500 लॉसोर्स क्रिस्टल हैं। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने मुझे आपसे एक और डील के लिए पूछने के लिए कहा। लिन युआन ने हुक्वान से प्लेटिनम फेस्टोरेज बॉक्स प्राप्त किया और उत्तर दिया, कोई समस्या नहीं। वर्तमान आयामी दरार अपने अंतिम छोर पर पहुंच गई है। यह इसका सबसे सक्रिय और खतरनाक दौर है। मैं हॉट स्प्रिंग स्नेल को इतनी जल्दी विकसित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि उनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके। हालांकि हॉट स्प्रिंग स्नेल बाहरी चोटों को ठीक करने में अच्छे हैं, लेकिन वे जीवन शक्ति को अच्छी तरह से नहीं भर सकते। इस सौदे के लिए मैं इंडिगो एज्योर गार्ड को 30 कांस्य महाकाव्य गुणवत्ता वाली जैस्मीन लिली दूंगा जो इंडिगो एज्योर गार्ड की जीवन शक्ति को फिर से भरने के लिए हॉट स्प्रिंग स्नेल के साथ काम करने में सक्षम होंगी। लिन युआन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फेस का पोषण करना आसान होता जा रहा था, लेकिन अब जब उसके पास गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती को पोषित करने के लिए ब्रोकेड जीथर था, तो उसे अब लॉ क्रिस्टल के लिए व्यापार करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फे को पोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन को 1500 लॉ सोर्स क्रिस्टल के लिए व्यापार करने हेतु केवल 50 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती की आवश्यकता थी। ब्रोकेड जीथर को 50 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती बनाने में केवल 2 दिन लगे। हालांकि लिन युआन अब एक बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था, फिर भी उसे 500 कांस्य महाकाव्य फे विकसित करने में लगभग 4 दिन लगेंगे। लेकिन जब तक यह इंडिगो एज्योर गार्ड था जो उसके पास आ रहा था, लिन युआन उसे अस्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह जानता था कि उसके अतिरिक्त काम का इंडिगो एज्योर गार्ड के जीवन से सीधा संबंध होगा। वह एक ही समय में संसाधन अर्जित करने के साथ साथ महान लोगों के जीवन को भी बचाएगा। 30 कांस्य महाकाव्य चमेली लिली लिन युआन की ओर से एक इशारा था जो सौदे से बाहर था। उन्हें उम्मीद थी कि आपदा का सामना करने वाले महान जीवन सुरक्षित रह सकेंगे। डुआनहे ने सुना कि लिन युआन ने क्या कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डुआन का जन्म और पालन पोषण इंडिगो एज्योर सिटी में हुआ था, लेकिन वह रेडियंस फेडरेशन का नागरिक भी था। हालांकि उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि लिन युआन इंडिगो एज्योर सिटी को आयामी दरार से बचाव में मदद करने के लिए 30 कांस्य महाकाव्य जैस्मीन लिली उपहार में देने के लिए तैयार होगा। 30 कांस्य महाकाव्य चमेली लिली से एक छोटी सी संपत्ति बनी। रेडियंस डॉलर के संदर्भ में गणना करने पर लिन युआन ने इंडिगो एज्योर सिटी को 100,000,000 रेडियंस डॉलर की सहायता प्रदान की थी। लिन युआन प्लेटिनम फेस्टोरेज बॉक्स के साथ अपने कमरे में लौट आया और हॉट स्प्रिंग स्नेल को विकसित करने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में चला गया। जिस क्षण लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण मामला है, जो स्पैरो वॉयस लोली देवी के बारे में चिमी से बात करना था। लिन युआन को कभी एहसास नहीं हुआ था कि चिमी, जो उसके साथ था, इस तरह का विचार विकसित करेगा। ये वास्तव में तब से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था जब से वे आत्मा जीवन रूप स्टोर पर वापस आए थे। जब चिमी ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी तो लिन युआन को याद आया कि उसने जीनियस और चिमी को केवल कुछ दिनों के लिए स्टार वेब कार्ड दिए थे। स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीम शुरू करना आसान नहीं था। उस समय चिमी की बुद्धिमत्ता के स्तर को देखते हुए यह असंभव था। इसका मतलब यह था कि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के रूप में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए चिमी को जीनियस की मदद लेनी पड़ी। लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि क्यों उसने हमेशा चिमी और जीनियस को चुपके से एक साथ देखा था। वे फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की शाखाओं में एक साथ रहते थे, तब भी जब वे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में होते थे। उन्हें स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीम करने का अध्ययन करना था। जिस क्षण लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने पवन गति तीव्र मृग को स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का आयोजन करते देखा।
लिन युआन ने पवन गति तीव्र मृग को हर 2 दिन में एक पवन प्रकार स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती खिलाया और इसकी शक्तियां स्वर्ण आई से स्वर्ण 7 तक विकसित हुईं। इसकी गुणवत्ता दोषरहित से महान तक विकसित हो चुकी थी। शुद्ध वायु प्रकार के विश्व शुद्धिकरण का अनुभव करने और शुद्ध आत्मा क्यूई द्वारा लगातार पोषित होने के बाद पवन गति तीव्र मृग का फर खाकी से सफेद में बदल गया था। विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप के फर पर कई हल्के हरे रंग के पैटर्न दिखाई दिए थे जो सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश के समान थे। ये पैटर्न पवन गति तीव्र मृग में पवन प्रकार के तत्वों की अत्यंत उच्च सांद्रता का परिणाम थे। लिन युआन ने विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप को उसकी गंभीर चोटों से बचाया था और अब वह पूरी तरह से अलग था। शुरू में सींगविहीन पवन गति तीव्र मृग के माथे पर अब 2 गोल उभर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 हड्डियां बाहर निकल आई हों। लिन युआन जानता था कि यह इस बात का संकेत था कि विंड स्पीड रैपिड मृग के विकृत सींग फिर से उगने शुरू हो गए थे। जब इसके असली सींग उगने लगे तो विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप का आनुवंशिक मॉडल रूपांतरित हो गया और यह एक बिल्कुल नए परी में बदल गया। विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप की बुद्धिमत्ता 9 साल के बच्चे के समान थी और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में देखभाल के बाद भी यह असहज था। लेकिन वर्तमान पवन गति तीव्र मृग अब केवल एक बच्चे जितना ही बुद्धिमान नहीं था। अब वह लगभग 13 वर्ष के युवा जितना बुद्धिमान था। पवन गति तीव्र मृग हवा के प्रवाह में हेरफेर करने के लिए विभिन्न बाहरी परतों वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को अलग अलग लकड़ी के बक्सों में छांटने का आदी हो गया था। लिन युआन ने पवन गति तीव्र मृग के सिर को सहलाया और उसे 2 पवन प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती खिलाए। चूंकि विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप वायु तत्वों का उपयोग करने में प्रतिभाशाली था, इसलिए विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप का पोषण करना एक अच्छा विचार होगा। कुछ सोचने के बाद लिन युआन ने पवन गति रैपिड मृग से कहा, एक बार जब आप विकसित हो जाते हैं तो मैं आपको अपना नाम दूंगा। अब से जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में वायु तत्व कम हो गया है तो आप वायु प्रकार के तत्व मोती खा सकते हैं। पवन गति तीव्र मृग ये सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसे अपने सिर से निकलने वाली 2 हड्डियों की याद आई और उसने लिन युआन के पैर पर अपने सिर का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने लिन युआन का हाथ चाटा। सिल्वर कोरोना, ब्रोकेड जीथर और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी व्यस्त थीं। ब्रोकेड जीथर गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के पोषण में व्यस्त था, जबकि सिल्वर कोरोना स्पॉटेड कोरल को अवशोषित कर रहा था और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी कानून स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित कर रही थी। लिन युआन लगभग 5 मिनट तक स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में था, लेकिन न तो चिमी और न ही जीनियस ने उससे संपर्क किया था। चूंकि चिमी प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक लाइव स्ट्रीम करता है, इसलिए उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि गिफ्ट कैसे गिरा। वेब लिन युआन ने शीर्ष 100 योगदान देने वाले प्रशंसकों की चौंकाने वाली सूची के बारे में सोचा जो उसने उस जानकारी में देखी थी जो वेन यू ने उसे स्पैरो वॉयस लोली देवी के बारे में प्रदान की थी। चिमी ने योगदान से लगभग 400,000 रेडियंस डॉलर अर्जित किए थे, जिसमें स्टार वेब द्वारा काटी गई कटौती शामिल नहीं थी। हालांकि लिन युआन ने इंडिगो एज्योर सिटी को 30 कांस्य महाकाव्य जैस्मीन लिली मुफ्त में प्रदान की थी, लेकिन उपचार प्रकार के फे आमतौर पर अधिक महंगे थे और 30 कांस्य महाकाव्य जैस्मीन लिली आसानी से 2000,000 प्राप्त कर सकते थे। 2000,000 रेडियंस डॉलर की तुलना में जो उसने अभी दिए थे, चिमी के 400,000 रेडियंस डॉलर ज़्यादा नहीं लग रहे थे। हालांकि ये तुलना परिप्रेक्ष्य पर आधारित थी। यदि यह 1 वर्ष पहले की बात होती जब वे ज़िया क्षेत्र में वापस आए थे, तो चिमी के 400,000 से संपूर्ण ज़िया क्षेत्र खरीदा जा सकता था। 400,000 एक बहुत बड़ी रकम थी जब इसे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कमाया गया था। चिमी हमेशा उनके साथ रहे थे और उन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। उसने प्लेटिनम सेलरी बेल खाए और फीनिक्स परचिंग चाइनीज पैरासोल ट्री में रहा। चिमी को मूल रूप से पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार लिन युआन को वास्तव में डर था कि चिमी इस 400,000 का उपयोग स्टार वेब पर बुरी आदतें सीखने के लिए करेगा। लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और एम्बर बटन के आकार के स्रोत रेत से हजारों काले पंख बाहर निकाले। पंख लिन युआन की पीठ पर एक साथ जुड़ गए और 6 काले पंख बन गए। उसने धीरे से पंख फड़फड़ाए, फीनिक्स परचिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की शाखाओं तक उड़ गया और जीनियस को बड़बड़ाते हुए सुना, चिमी, तुम्हें युआन को इस बारे में बताना होगा क्योंकि तुम युआन की ब्लैक के रूप में पहचान से बहुत प्रभावित हुए हो। जब तक तुम उसके साथ ईमानदार रहोगे, वह निश्चित रूप से तुम्हें दोष नहीं देगा। जीनियस के शब्दों से लिन युआन को राहत मिली। जीनियस और चिमी सिर्फ साझेदार नहीं थे जिनके साथ लिन युआन ने अनुबंध किया था, वे ऐसे बच्चे थे जिन्हें लिन युआन ने बड़े होते देखा था। प्रतिभा अब परिपक्व हो गई थी। लिन युआन ने चिमी को जवाब देते हुए सुना और उसने जो कहा उससे वह चौंक गया। चिमी ने तत्परता और भय के साथ कहा, आप जानते हैं कि मैं स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीम करता हूं।
मुझे गाना पसंद है और मैं इतना पैसा कमाना चाहता था कि युआन और बाकी लोग एक एक प्लेट लाल ब्रेस्ड मीट खा सकें और किसी को भी इसे बांटना ना पड़े। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब तक मुझे योगदान मिलना शुरू होगा तब तक आप और युआन जब चाहें तब लाल ब्रेस्ड मीट खा सकेंगे। मैं युआन को ये तब बताने वाला था जब मैंने उसे एक उपहार बॉक्स से आश्चर्यचकित किया। मुझे कैसे पता था कि प्रतियोगिता के दौरान गिफ्ट गिर जाएगा? जीनियस के जवाब देने से पहले चिमी ने कहा, जब मैं अपना लाइव स्ट्रीमिंग रूम सेट कर रही थी तो मैंने ब्यूटी डिपार्टमेंट को चुना था। जब युआन को पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से मुझे दोषी ठहराएगा। आखिरकार मैं एक पक्षी हूँ, लड़की नहीं। जैसे ही चिमी ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी आत्मा की गहराई में एक परिचित और स्पष्ट आवाज़ सुनी। अब जब तुम फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो चुकी हो तो तुम इंसानी रूप में बदलने पर किसी भी दूसरी लड़की की तरह दिखोई। तुम पहले से ही फैंटेसी 3 हो। क्या तुम में मिथ 2 में विकसित होने का आत्मविश्वास नहीं है? लिन युआन के स्पष्ट सांत्वना भरे शब्दों, जिनमें फटकार का कोई स्वर नहीं था, ने चिमी को जल्दी से लिन युआन की बाहों में उड़ने पर मजबूर कर दिया, जहां वह दुखी होकर रोने लगा। चिमी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को लिन युआन से छिपा रहा था और इससे उसे काफ़ी तनाव हो रहा था। लिन युआन ने आह भरी और अपनी उंगली से चिमी के सिर को छुआ। जब उन्होंने जीनियस और चिमी के बीच बातचीत सुनी तो उन्हें चिमी की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था और यह भी कि उसमें कोई बुरी आदत नहीं आई थी। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि चिमी उसकी प्रतिक्रिया से इतना डर क्यों गई। अगर लिन युआन को चिमी के स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग के शौक के बारे में पता चल जाता तो वह तुरंत चिमी को स्टार वेब पर एक खाता स्थापित करने में मदद करता। स्वाभाविक रूप से वह चिमी के सभी शौक का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने चिमी को खाता स्थापित करने में मदद की होती तो वे उसे सौंदर्य विभाग में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। लिन युआन को अचानक डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के खजाने के संग्रह की सूची में एक यादगार वस्तु याद आ गई, स्पिरिट बोधि फल। दशकों तक प्रतिकूल परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े रहने के बाद ही स्पिरिट बोधि फल स्पिरिट बोधि वृक्ष पर विकसित हुआ। आत्मा बोधि फल आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए बेकार था, लेकिन ये काल्पनिक नस्ल के फे को मानव रूप प्राप्त करने की अनुमति दे सकता था, जिसे वे केवल मिथक 2 तक पहुंचने पर ही बदलने में सक्षम होंगे। आत्मा बोधि फल एक आध्यात्मिक घटक था जो पूरी तरह से बेकार था, लेकिन इसकी पूर्ण बेकारता ने लिन युआन को इसे याद रखने पर मजबूर कर दिया। आत्मा बोधि फल एक उपभोज्य पदार्थ था जो काल्पनिक नस्ल के परी की गुणवत्ता के अनुसार परिवर्तन के समय का निर्णय करता था। चिमी अब फैंटेसी 3 बन गया था। प्रत्येक अतिरिक्त स्तर के लिए 1 घंटे का परिवर्तन समय लगेगा, इसलिए चिमी लगभग 3 घंटे तक मानव रूप धारण करने में सक्षम होगा। चूंकि ऐसी घटना घट चुकी थी, इसलिए यह आवश्यक था कि चिमी व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आएं। लिन युआन द्वारा थोड़ी देर तक उसके सिर पर हाथ फेरने के बाद ही चिमी ने रोना बंद किया। लिन युआन ने चिमी से पूछा, अब आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका गिफ आपके लाइव स्ट्रीम के दौरान गिर गया है। चिमी की आंखों से चिंता गायब हो गई थी, लेकिन लिन युआन का सवाल सुनने के बाद उसकी निगाहें काली पड़ गईं। कुछ देर बाद चिमी ने जवाब दिया, क्या मैं अब से स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूं? चिमी की जिद ने लिन युआन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चिमी को इतना यकीन था, फिर भी वह ऐसे समय में भाग रहा था। हालांकि लिन युआन हमेशा अपने द्वारा अनुबंधित फेस को खराब कर देता था। चाइमी, मैं एक स्पिरिट बोधि फल प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा जो आपको 3 घंटे के लिए मानव में बदलने में सक्षम होना चाहिए, बशर्ते कि आप वर्तमान में फैंटेसी 3 में हों। आप गिफ्ट ड्रॉपिंग के मुद्दे को सुलझाने के लिए मानव रूप का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग से फे को रोकने का कोई नियम नहीं है, लेकिन गिफ्ट के पीछे छिपना थोड़ा सा धोखा देने जैसा लगता है। इसलिए आपको ये तथ्य बताना होगा कि आप मानव रूप में रहते हुए एक फे हैं, लिन युआन ने गंभीरता से कहा। लिन युआन के शब्दों से चिमी की आंखों में चमक लौट आई। जब लिन युआन ने चिमी की आंखों में चमक देखी तो उसे लगा कि यह ट्वाइलाइट रून से भी अधिक चमकदार थी। चिमी ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के चारों ओर कई चक्कर लगाए, इससे पहले कि वह लिन युआन के सामने रुका और उम्मीद से कहा, सच में युआन? लिन युआन ने मजाक में अपनी आंखें घुमाईं और जवाब दिया, मैंने कब झूठ बोला है? चिमी ने खुशी खुशी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के चारों ओर कुछ और बार उड़ान भरी और फिर लिन युआन के सामने उतरा और पूछा, क्या मैं अब भी अपने चेहरे को गिफ्ट से ढक सकता हूँ? मैं इसे तब हटाना चाहता हूँ जब मैं अंततः मिथ 2 में विकसित हो जाऊंगा। मैं एक कॉन्सर्ट आयोजित करना चाहता हूँ। ये पहली बार था जब चिमी ने अपने सपने लिन युआन को बताए थे, जिन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम आलसी कीड़े हो, बेहतर होगा कि तुम फीनिक्स परचिन चाइनीज पैरासोल ट्री पर अपनी शक्ति विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करो। जब तुम अपना कॉन्सर्ट करो तो मेरे लिए आगे की पंक्ति में एक सीट बचाना मत भूलना। चिमी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, आगे की पंक्ति तुम्हारे लिए आरक्षित रहेगी, जीनियस, रेड थॉर्न, सोर्स सैंड, जैस्मीन लिली, ब्लैकी और बाकी सभी के लिए। बाकी सभी को दूसरी पंक्ति में जाना होगा।
चिमी के जवाब ने लिन युआन को हैरान कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि आगे की पंक्ति जानवरों की बैठक बन जाएगी। ये संभावना थी कि जब चिमी गा रही होती थी तो रेड थॉर्न उसे ले देने के लिए तुरही बजाता था। लिन युआन इस विचार से स्तब्ध रह गया और अचानक उसे याद आया कि जब तक चिमी मिथक 2 तक पहुंचेगा तब तक अन्य फे भी उसके साथ रूप बदलने में सक्षम होंगे। इसलिए यह बहुत संभव था कि वे चिमी के संगीत समारोह में अग्रिम पंक्ति में बैठ सकें। लिन युआन, चिमी और जीनियस फीनिक्स परचिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के धनुष पर बैठे और बातें करते रहे। माहौल शांत और सुखद था। अचानक लिन युआन को चिमी द्वारा सरप्राइज बॉक्स का जिक्र याद आया और उसने पूछा, अगर स्टार वेब के सरप्राइज बॉक्स में 100,000 से ज़्यादा रेडियंस डॉलर हैं तो अधिकारियों को शिकायत भेजने के बाद उन्हें रद्द किया जा सकता है। चिमी, तुम्हें शिकायत करनी चाहिए। तुमने अपनी प्रतिभा से पैसे कमाए हैं और तुम्हें यह तय करना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसे फिजूल खर्ची में खर्च करो। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका इस्तेमाल सार्थक कामों में करोगे। चिमी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान लिन युआन ने जो कहा था उस पर बिल्कुल भी नहीं था। वह इस बात को लेकर बहुत आशावान और उत्सुक था कि मानव रूप में वह कितना सुंदर दिखेगा। जू की नींद उस पत्थर के ढेर के बीच खुली जिसे उसने अपने छिपने के लिए बनाया था। उसने तुरंत बाहर से हल्की खरोंचने की आवाज़ सुनी। जब बेई जू ने ये आवाज़ें सुनी तो उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। ग्रोटो महाद्वीप में खरोंचने की आवाज़ें एक ज़रूरी चेतावनी थीं। ये नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड्स की कॉलोनी की आवाज़ थी। नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड्स को परी नहीं माना जाता था। उनके हमले का एकमात्र साधन उनके चाकू जैसे मुंह का उपयोग करना था। यदि नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड ने गलती से किसी वयस्क को काट लिया तो उसे तुरंत कुचलकर मार दिया जाएगा। बेई जू के सारे बाल खड़े हो गए थे क्योंकि उसके दिमाग में एक किंवदंती आई थी। नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड को मांस खाना पसंद नहीं था, उसे धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री खाना पसंद था। किंवदंती के अनुसार जहां भी नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड कॉलोनी दिखाई दी वहां भूमिगत आयामी दरारें खुल गईं। भूमिगत आयामी दरार निश्चित रूप से ग्रोटो महाद्वीप के उन लोगों के लिए मौत का कारण बनेगी जिनके पास फेय नहीं थे। जब बेई जू ने उस परी के बारे में सोचा जो लिन युआन ने उसे खगोलीय संसद की संसदीय बैठक के दौरान दी थी तो एक काली आकृति बेई जू के चेहरे पर झपटी और वह लगभग डर के मारे उछल पड़ा। बेई जू ने मंद रोशनी में अपनी दृष्टि पुनः केंद्रित की और देखा कि वह काली आकृति एक हथेली के आकार का चमगादड़ था। बेई जू लिन युआन की परी से बहुत खुश था और उसे लगा कि वह अंततः एक आत्मा क्यूई पेशेवर बन गया है। लेकिन इसके तुरंत बाद बेई जू निराशा में डूब गई। भले ही उसने इस परी के साथ एक अनुबंध किया हो, क्या वह वास्तव में अपने इस नए परी के साथ भूमिगत आयामी दरार से बाहर आने वाले जीवन रूपों के समुद्र को ले सकता है और कहानी बताने के लिए जीवित रह सकता है। कुछ चाकू मोर लाइन सेंटीपीड पहले से ही चट्टानों की दरारों के माध्यम से रेंगना शुरू कर दिया था। बेई जू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्थिर रूप से प्रसारित किया और अपने हाथ में चमगादड़ प्रजाति के परी के साथ एक अनुबंध बनाया। अनुबंध तैयार करने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लिन युआन से केवल एक फेय की मांग की थी, इसलिए उसे इतनी मजबूत फेय दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। बेई जू की आंखों में आश्चर्य और आशा के साथ गहन कृतज्ञता झलक रही थी। जैसे ही उसने शार्प शैडो बैट की क्षमताओं को महसूस किया, बेई जू को अंततः पता चल गया कि लिन युआन ने उसे क्यों बताया था कि वह ऐसा कर सकता है। शार्प शैडो बैट के साथ रॉक इंसेक्ट का अभिशाप अब उसके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। बेई जू ने शार्प शैडो बैट के साथ अनुबंध करने के बाद उसे शार्प शैडो बैट से जोड़ने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से पता चला कि जमीन पर चमगादड़ के पैटर्न के साथ एक काली अंगूठी और आत्मा द्रव की 2 क्रिस्टल बोतलें थीं। बेई जू, जो जीवन भर खनन में लगे रहे थे, जानते थे कि ग्रोटो महाद्वीप में परी मछलियां कितनी दुर्लभ हैं। वह नहीं जानता था कि काले चमगादड़ के आकार की अंगूठी और जमीन पर स्पिरिट द्रव की 2 बोतलों का उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि उन्हें यकीन था कि वे उस आश्चर्य का हिस्सा थे जिसका लिन युआन ने उल्लेख किया था। उसने सावधानीपूर्वक काली अंगूठी और स्पिरिट द्रव को उठाया और फिर चट्टानों के बीच खड़ा होकर शार्प शैडो बैट को दरारों से रेंगते हुए अंदर आ रहे नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड्स को मारने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने जमीन पर पड़े नाइफ ट्विस्ट लाइन सेंटीपीड्स की लाशों को देखा, बेई जू ने अपनी इच्छाशक्ति रून को बुलाया। अप्रत्याशित रूप से उसका शार्प शैडो बैट उसकी इच्छाशक्ति रून की ओर बढ़ा। बेई जू का मुंह और अधिक चौड़ा हो गया और लार भी टपकने लगी। अपनी उलझन के बावजूद उसने देखा कि उसका शार्प शैडो बैट बड़ा होता जा रहा था। बेई जू शार्प शैडो बैट के परिवर्तन के बारे में पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन वह जानता था कि शार्प शैडो बैट के बड़ा हो जाने के बाद उसकी इच्छाशक्ति रून गायब हो गई थी। जब उसने शार्प शैडो बैट की नई शक्ति को महसूस किया तो उसे लगा कि वह कक्षा 1 के भूमिगत आयामी दरार से भी लड़ने में सक्षम होगा। अगर लिन युआन के पास सब कुछ देखने वाली आंखें होती तो वह बेई जू की स्थिति देखकर खून का फव्वारा उगल देता।
दरअसल लिन युआन भूल गया था कि बेईजू को डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स और स्पिरिट फ्लूइड का इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से पता नहीं होगा। जो वस्तुएं उसने बेईजू को उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए दी थीं, वे उसके लिए बोझ बन गईं। जब वह उन्हें अपने साथ ले गया तो उसे उनकी रक्षा करनी पड़ी। बेईजू के रॉक इंसेक्ट अभिशाप के कारण वह परियों के ग्रेड और गुणों या इच्छाशक्ति रून्स और काल्पनिक नस्ल के परियों के बीच के संबंध के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो कि रेडियंस फेडरेशन में सामान्य ज्ञान था। बेईजू को अब यह भी पता नहीं होगा कि वह कितना भाग्यशाली था कि शार्प शैडो बैट ने गलती से उसके सम्राट वंश को सक्रिय कर दिया था और मोनार्क डार्क बैट में तब्दील हो गया था। बेईजू निश्चित रूप से ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई मोनार्क डार्क बैट के साथ ग्रोटो महाद्वीप में जीवित रहने में सक्षम होगी। इस बीच यिनलिन अपने नर्म बिस्तर पर जाग गई। जैसे ही वह जागी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, हालांकि उसे पता था कि अब वह साफ साफ देख पा रही है। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक छोटी सी दरार देखी। यिनलिन ने इस दरार के माध्यम से एक परिचित किंतु विदेशी दुनिया देखी, और जो कुछ भी उसने देखा वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर और वास्तविक था। यिनलिन को अभी तक सारे रंग, आकार और विवरण स्पष्ट नहीं थे। इस दुनिया ने यिनलिन को तुरंत चकित कर दिया था। उसकी आंखों के कोनों से गर्म आंसू बह निकले और उसके चेहरे पर बहने लगे। जिस क्षण आंसू बह निकले, यिनलिन के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान फैल गई। यह मुस्कान खुशी के आंसुओं का प्रतीक थी। यिनलिन के कमरे के दरवाजे पर कुछ शोर था, और यह स्पष्ट था कि कोई शोर मचाने और कालीन पर चलते समय यिनलिन को परेशान करने से डर रहा था। यिनलिन की मां दरवाजे से अंदर आए। वह यिनलिन को एक कंबल देना चाहती थी, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यिनलिन पहले से ही जाग चुका था। जैसे ही उसने यिनलिन को देखा, गुवानदा दंग रह गई। उसने महसूस किया कि न केवल यिनलिन के चेहरे के बाईं ओर नीले तेंदुए के आकार के पैटर्न दिखाई दिए थे, बल्कि सफ़ेद शेर के आकार के पैटर्न, जो तेंदुए के आकार के पैटर्न से थोड़े छोटे थे, यिनलिन के चेहरे के दाईं ओर भी दिखाई दिए थे। चूंकि वह कक्षा 5 के परिवार से थी, इसलिए गुवानदा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भावनाहीन रह सकती थी। लेकिन जब उसने यिनलिन के चेहरे पर पैटर्न देखा तो उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। गुवानदा ने हमेशा अपनी बेटी के जीवन को दुखमय देखा था। लेकिन भले ही यिनलिन अंधा था, गुवानदा को लगा कि यिनलिन दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यिनलिन एक दोपहर की झपकी के बाद एक ही समय में यिन परिवार के सबसे कीमती आत्मा सफ़ेद शेर आत्मा पैटर्न और गुवान परिवार के एज्योर क्लाउड तेंदुए आत्मा पैटर्न को अनलॉक करने में सक्षम होगी। गुवानदा ने हमेशा यिनलिन को दुनिया से दूर छिपा कर रखा था, क्योंकि वह चाहती थी कि यिनलिन की दृष्टिहीन दुनिया शांत और शांतिपूर्ण रहे। लेकिन अब जब यिनलिन ने एज्योर क्लाउड लैपर्ड और स्पिरिट वाइट लान के आध्यात्मिक पैटर्न को जागृत कर दिया था, तो वह गुवान परिवार के एज्योर क्लाउड लैपर्ड और स्पिरिट वाइट लान के रहस्यमय क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती थी। एज्योर फेडरेशन के 12 वर्ग 5 परिवारों में से 11 में युवा पीढ़ियां थीं जो एज्योर इनहेरिटेंस बीस्ट पैटर्न को विरासत में प्राप्त कर सकती थीं। हालांकि गुवान परिवार की युवा पीढ़ी में से किसी ने भी एज्योर वंशागत पशु पैटर्न हासिल नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप 12 वर्ग 5 परिवारों के बीच गुवान परिवार का प्रभाव कमजोर हो गया। लेकिन अब गुवान परिवार का जानवर पैटर्न अंततः प्रकट हो गया था। इसके अलावा गुवान परिवार का पशु पैटर्न यिन परिवार के पशु पैटर्न के साथ प्रकट हुआ था। दोनों परिवारों के पशु पैटर्न ने एक दूसरे को मजबूत किया, और यिनलिन अब एज्योर फेडरेशन की युवा पीढ़ी का सबसे सम्मानित सदस्य था। इस विचार से गुवानदा की आंखों की कोरों में नमी आ गई। उस समय 2 हाथों ने धीरे से गुवानदा की आंखों के कोनों को पोंछा, और चिंता से भरी एक सुखद आवाज ने कहा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? गुवानदा सहज रूप से इस बात से इनकार करने वाला था कि वह रो रही थी। जब तक उसकी प्रतिक्रिया समझ में आती, गुवानदा ने अविश्वसनीय रूप से यिनलिन से पूछा, लिन, क्या तुम स्पष्ट रूप से देख सकती हो? यिनलिन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, माँ, अब मैं दुनिया को किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अब जब वह इस खूबसूरत दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकती थी, तो यिनलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। लिन युआन, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फेस का विकास कर रहा था, उसने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि यिनलिन, जिसके बारे में उसे डर था कि वह जीवन शक्ति की कमी के कारण अपनी दृष्टि पूरी तरह से वापस नहीं पा सकेगी, एक समृद्ध एज्योर दूत बनने वाली थी। अल्पविराम। पिछले कुछ दिन लिन युआन के जीवन में सबसे व्यस्त दिन थे। यद्यपि उसने पहले भी उतनी ही मेहनत की थी, फिर भी उसने फेस का पोषण करने के अलावा लॉन्ग ताओ और ली जुवान द्वारा भेजे गए लॉ सोर्स क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए कई बार स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ा था। लिन युआन ने कोइलिंग ड्रैगन्स वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के साथ एक त्रिकोणीय दीर्घकालिक कार्य संबंध स्थापित किया था। इस प्रकार दोनों परिवारों ने लिन युआन के प्रति अपनी ईमानदारी व्यक्त की थी। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली ने लांग ताओ को लिन युआन को 12,540 कानून स्रोत क्रिस्टल के साथ साथ सुजरेंट मिथ 3 विशेष पॉइजन लॉ क्रिस्टल देने के लिए भेजा था।
विषैला विष कानून क्रिस्टल पहला सुजेंट मिथ 3 कानून क्रिस्टल था जिसे लिन युआन ने प्राप्त किया था। मिथक 3 फेयर के लॉ क्रिस्टल्स मिथक 2 फेयर के लॉ क्रिस्टल से 2 गुने शक्तिशाली थे। जब परी जीवित थी तो वह जितनी अधिक शक्तिशाली थी, कानून क्रिस्टल में दरारें उतनी ही अधिक चमकदार थीं। लिन युआन ने विषैले जहर कानून क्रिस्टल की चमक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उसे सच्चे डेटा के साथ जांचा। उन्हें यकीन था कि विषैला विष कानून क्रिस्टल सुजरेन आईएक्स मिथ 3 एक्वामरीन स्केल स्काई स्वेलोइंग पायथन से आया था। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन से ली जुबान ने 6210 लॉ सोर्स क्रिस्टल और लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों का एक ब्रोकेड बॉक्स वितरित किया था। वहां मसल हाइपोथाइमस या घास के 2 ब्लेड भी थे जिनका लिन युआन इंतजार कर रहा था। जब ली जुबान पहुंचे तो लिन युआन ने आत्मा बोधि फलों के व्यापार पर चर्चा करने का अवसर लिया। अंततः ली जुबान शाही राजधानी में डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के भवन में वापस आया और लिन युआन को देने के लिए प्रथम बुजुर्ग से आत्मा बोधि फल ले लिया। चूंकि लिन युआन आत्मा बोधि फल जैसा उपभोग्य पदार्थ चाहता था जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं था, ली जुबान ने उसका आभार व्यक्त करने के लिए उसे देने की इच्छा व्यक्त की। लिन युआन ली जुबान को एक गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती देना चाहता था, लेकिन ली जुबान के लगातार इनकार से वह हैरान रह गया। इसलिए लिन युआन ने ली जुबान के इशारे को अपने दिल में रख लिया। लिन युआन ने ब्रोकेड बॉक्स खोला जो ली जुबान ने उसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में दिया था और देखा कि यह लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों से आधा भरा हुआ था। जब उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उन सभी को नहीं उठा सका। उसके हाथों में मौजूद लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों के अलावा ब्रोकेड बॉक्स में अभी भी लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों की कुल संख्या का 1/4 हिस्सा बचा हुआ था। लिन युआन ने बड़ी संख्या में लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों को देखकर संतोष में सिर हिलाया। लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों की गुणवत्ता के अलावा मात्रा भी लिन युआन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा कानून क्रिस्टल के टुकड़ों के इस बॉक्स को अवशोषित करने के बाद ये लिन युआन के प्रयासों को 20 गुना तक चुकाने में सक्षम होगा और इसकी स्कट पर एक अधिक जटिल दुनिया बनाई जाएगी। इन लेन देन से लिन युआन को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ। एक बार जब उन्होंने लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों की गुणवत्ता की जांच की तो उन्हें पता चला कि उनमें से अधिकांश विभिन्न मिड ब्रीड फे से आए थे। कानून बहुत जटिल थे, लेकिन उनके प्रकार सभी अपरंपरागत नहीं थे। हर प्रकार का लॉ क्रिस्टल आमतौर पर व्यापक रूप से लागू होता था और यह स्पष्ट था कि ली परिवार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्हें चुना था। लिन युआन के लिए यह बहुत अच्छा था। भले ही लिन युआन के पास बड़ी संख्या में कानून स्रोत क्रिस्टल थे, लेकिन वह उन सभी को दुनिया में विकसित नहीं कर सका। इन अव्यवस्थित कानूनों का उपयोग खगोलीय संसद की स्टार स्पिरिट सीट में किया जा सकता है या लिन युआन को उनके तत्व के लिए सीमित प्रतिरोध प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, जो एक तरह से लिन युआन की शक्ति को बढ़ाएगा। लिन युआन ने चिमी को आत्मा बोधि फल दिया और उससे कहा कि वह स्वयं तय करे कि वह इसका उपयोग कब करना चाहता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि चिमी स्पिरिट बोधि फल खाने के लिए उत्सुक होगी और स्टार वेब पर स्पैरो वॉयस लोली देवी के रूप में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगी। अप्रत्याशित रूप से स्पिरिट बोधि फल प्राप्त करने के बाद चिमी परेशान दिखी। उसने फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के घोंसले में स्पिरिट बोधि फल को सावधानी से छिपा दिया और लिन युआन और जीनियस से चहकते हुए कहा, युआन, जीनियस, क्या आपको लगता है कि मैं मानव रूप में अच्छा दिखूंगा? युआन, क्या आपको लगता है कि जब मैं मानव रूप में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूं तो मुझे अपने कपड़े पहनने चाहिए या एक नया सेट खरीदना चाहिए? जीनियस, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं जब मैं मानव रूप में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूं? मैं युआन की तरह एक बिल्ली को सहलाना चाहता हूं। चिमी के परेशान करने वाले सवालों ने जीनियस और लिन युआन को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। दोनों अवाक रह गए। वे अपने आप को ये सोचकर आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सके कि क्या पक्षी प्रकार की युवा लड़कियों की दुनिया उतनी ही जटिल है जितनी कि वह दिखती है। चिमी के अंतिम प्रश्न ने जीनियस को चकित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस चिमी को वह अपना अच्छा दोस्त मानता था, वह लाइव स्ट्रीम के दौरान उसे सहलाने का दुष्ट विचार रखेगा। अपमानजनक होगा यदि मैं लाइव स्ट्रीम पर इतने सारे लोगों के सामने गुर्राने लगूं। कुछ दिनों तक फेस का पालन पोषण करने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि परेशान चिमी का लाइव स्ट्रीमिंग का कोई इरादा नहीं था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि चिमी कब लाइव स्ट्रीम करना चाहेगी। उसने 18,780 लॉ सोर्स क्रिस्टल पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को दे दिए, जो खुशी से चक्कर खा रही थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के पास पहले से ही 800 से अधिक विधि स्रोत क्रिस्टल थे और वह उन्हें जी भरकर खा सकती थी। लेकिन जब उसने लिन युआन द्वारा दिए गए 18,780 विधि स्रोत क्रिस्टल देखे तो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी दंग रह गई। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने अपनी उंगलियां बाहर निकाली और मानसिक गणना करने लगी। लॉ सोर्स क्रिस्टलों को अवशोषित करने की इसकी वर्तमान दर को देखते हुए सभी लॉ सोर्स क्रिस्टलों को अवशोषित करने में इसे लगभग 1 महीने तक लगातार अवशोषण करना पड़ेगा। भोजन करना आनंद का स्रोत था और प्रत्येक भोजन आनंद को बढ़ाने वाला था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी निरंतर खाने के आनंद का अनुभव करने में सक्षम होगी।
यह इस पवित्र स्रोत जीवन रूप के लिए चरम आनंद था। ये बहुत ही अविश्वसनीय था कि इसमें एक संपर्ककर्ता था जो इसे लगातार बिजली देता रहता था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ ही समय में बड़ी हो गई हो। उसने अपनी अंगुलियों को आपस में फंसाकर फैलाया और उसके सामने हड्डियों वाले हाथों की एक जोड़ी प्रकट हुई। हाथों में एक गहरे हरे रंग का रत्न था। लिन युआन पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की अभिव्यक्ति से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, और उसने महसूस किया कि यदि यह मानव रूप लेने वाला पवित्र स्रोत जीवन रूप नहीं था तो यह अपने व्यक्तित्व के आधार पर एक हमस्टर प्रजाति का जीव होगा। यह उतना ही जुनूनी था और खाने से उतना ही आनंद लेता था। इस विचार ने लिन युआन को एक सेकंड में अवाक कर दिया। वह भी उतना ही अधिकार जताने वाला था और हैमस्टर्स की तरह संग्रह करना पसंद करता था। लिन युआन ने हमेशा पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अपनी बेटी की तरह पाला था। लिन युआन ने सोचा, ये वास्तव में सच है कि वे क्या कहते हैं, जैसा पिता वैसी बेटी। इस विचार ने लिन युआन को पहले से भी अधिक अवाक कर दिया। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने मिथक 3 विषैले विष कानून क्रिस्टल को देखा और उसका मुंह थोड़ा सा हिल गया। एक पवित्र स्रोत जीवन रूप के रूप में उसे लगा कि विधि स्रोत क्रिस्टल उसके स्वाद के लिए अधिक उपयुक्त थे। विधि स्रोत क्रिस्टलों की दावत के साथ मिथक 3 विधि क्रिस्टल तो बस एक छोटा सा नाश्ता था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी लिन युआन की अवाक अभिव्यक्ति से थोड़ी परेशान महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उसे ज्ञानोदय कानून जैसे कानूनों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब वे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट के माध्यम से लिन युआन पर लागू होंगे तो वे उसे अधिक चतुर बना देंगे। लिन युआन को नहीं पता था कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी क्या सोच रही थी। अगर वह जानता तो शायद वह इस पर अपनी आंखें घुमा लेता। पहले इस जहर के कानून को पकड़ो, लेकिन इसे अपने अंदर मत समाओ। कुछ दिनों बाद जब मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कहूंगी तब ऐसा करना, लिन युआन ने कहा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने सिर हिलाया। लिन युआन के आदेश के बिना ये कानून स्रोत क्रिस्टल होने पर भी कानून क्रिस्टल को अवशोषित करने की जहमत नहीं उठाएगा। उसने एक बड़ा चमड़े का बोरा निकाला और लिन युआन को दे दिया। चमड़े की बोरी नाखून के आकार के विधि क्रिस्टलों से भरी हुई थी, जो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा विधि स्रोत क्रिस्टलों को दिन भर में तपाकर तैयार किए गए मिश्रण से प्राप्त हुए थे। लिन युआन ने बोरी ले ली ताकि वह इसे एंडलेस समर को दे सके, जिससे उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सके। 4 दिनों में लिन युआन ने अतिरिक्त समय तक काम किया और 400 हॉट स्प्रिंग घोंघे विकसित करने में कामयाब रहा। उन्होंने एक बार फिर हॉट स्प्रिंग स्नेल्स को एलीट एपिक में विकसित किया, इससे पहले कि वे उनके 3 संभावित विशिष्ट कौशलों में से एक को चुनते और अंततः उन्हें ब्रॉन्ज एक्स एपिक में विकसित कर देते। जहां तक 30 जैस्मिन लिली की बात है, जिन्हें वह इंडिगो एज्योर सिटी को उपहार स्वरूप देगा, उसने 30 कांस्य निम्न गुणवत्ता वाली जैस्मिन लिली प्राप्त की थी, जिनमें उपचार की क्षमता थी, जो लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्राप्त हुई थी। चमेली लिली में उपचार की क्षमता बहुत अधिक थी, जो दुर्लभ थी। इन क्षमताओं से जैस्मिन लिली के शरीर में जीवन शक्ति जागृत हो जाती थी तथा वह अपने फूल के सिर के माध्यम से अपने लक्ष्य में जीवन शक्ति का संचार कर सकती थी। एक बार में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का इंजेक्शन लगाने से जीवन शक्ति का अनावश्यक क्षय हो जाएगा, लेकिन ये क्षमता आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी होगी और कम से कम समय में लक्ष्य की जीवन शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा देगी। यह विशेष कौशल जंगल में लड़ाई के दौरान आपातकालीन स्थितियों के लिए बेहद उपयुक्त था। ये गंभीर चोटों को काफ़ी हद तक कम कर सकता था और जान बचा सकता था। अब जब उसने हॉट स्प्रिंग स्नेल और जैस्मीन लिली दोनों को व्यवस्थित कर दिया था तो लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया। वह मुड़ा और जीनियस से कहा, जीनियस, क्या तुमने स्टार वेब से बुनियादी लड़ाई की रणनीतियों और चालों को याद कर लिया है? जीनियस ने म्याऊं करके बच्चे जैसी आवाज़ में जवाब दिया, युआन, मैंने स्टार वेब से सभी बुनियादी लड़ाई की रणनीतियों और चालों को याद कर लिया है और उन्हें एक सिस्टम में व्यवस्थित कर दिया है। हालांकि वास्तव में उनमें से बहुत सारे हैं और उन सभी को खोजना मुश्किल था। लिन युआन ने जीनियस के सिर पर थपथपाया। पिछले कुछ दिनों में जब वह फेस का पालन पोषण कर रहा था, जीनियस संपूर्ण स्टार वेब पर व्यापक युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों की खोज कर रहा था। जीनियस के लिए यह सचमुच बहुत कठिन था। लिन युआन ने पहले से तैयार की गई घास की जड़ों को एम्बर बटन के आकार के भंडारण बॉक्स से बाहर निकाला। उन्होंने उन्हें हवेली के पीछे पहाड़ पर व्यवस्थित किया था जब उन्हें मसल हाइपोथाइमेसिया ग्रास चाइल्ड रैमेट्स प्राप्त हुए थे। मसल हाइपोथाइमेसिया घास की खुशबू अपना प्रभाव खो देती थी, क्योंकि हवेली के कई लोगों ने सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टरकैसिया अमृत पी लिया था। हालांकि हवेली में कई ऐसे परी थे जिन्हें अशुद्ध कर दिया गया था। इस प्रकार मसल हाइपोथाइमेसिया घास की गंध हवेली में रहने वाले परियों को बहुत प्रभावित करेगी। लिन युआन नहीं चाहता था कि आनंद की एंजल फिश से भरी झील मर जाए। उन्होंने मसल हाइपोथाइमेसिया घास की एक जड़ को अपने मुंह में रखा और उसे निगलने के लिए कड़वाहट से संघर्ष किया। चूंकि उसका शरीर और आत्मा पहले ही शुद्ध हो चुके थे, इसलिए उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई।
फिर भी उसकी मांसपेशियों की सभी कोशिकाएं सक्रिय हो गईं। जीनियस ने म्याऊं म्याऊं की और खुद को और लिन युआन को जोड़ने के लिए कनेक्टेड टेल्स का इस्तेमाल किया। जीनियस ने पिछले कुछ दिनों में स्टार वेब से जो सभी युद्ध कौशल और चालें याद की थीं, उनकी प्रणाली लिन युआन के मस्तिष्क में स्थानांतरित कर दी गई थी। एक पल में लिन युआन ने जीनियस से ज्ञान के सागर को स्वीकार कर लिया और यह उसके मस्तिष्क में अंकित हो गया। अति स्मृति की स्थिति में उसकी मांसपेशियों ने उसके मस्तिष्क में संग्रहित सभी युद्ध कौशल और लड़ाई शैलियों को याद कर लिया। आधे घंटे में उसकी मांसपेशियों ने स्टार वेब पर उपलब्ध सभी युद्ध कौशल और लड़ाई शैलियों को याद कर लिया। वह अपनी मांसपेशियों में मौजूद जानकारी का उपयोग करके बचाव और आक्रमण करते समय युद्ध कौशल का प्रयोग करने में सक्षम होगा। लिन युआन मार्शल आर्ट में बिल्कुल नौसिखिया था, लेकिन अब उसे मार्शल आर्ट का मास्टर कहा जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि यह संयोगवश प्रतीत होने वाली उपलब्धि वास्तव में जीवन में एक बार होने वाला चमत्कार था। ये तथ्य कि किसी के शरीर और आत्मा को रेडिएंट मून पैलेस से सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत द्वारा शुद्ध किया जाना था, अधिकांश लोगों के लिए पहले से ही एक दुर्गम बाधा होगी। दूसरे, ली परिवार के लिए विशिष्ट मसल हाइपोथाइमेसिया घास की भी आवश्यकता थी, तथा मसल हाइपोथाइमेसिया घास प्राप्त करने से पहले डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को अपनी स्वीकृति देनी थी। यदि लिन युआन गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती और लॉ क्रिस्टल का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता, तो उसे ली परिवार से मसल हाइपोथाइमेसिया घास प्राप्त नहीं हो पाती, भले ही वह चंद्र महारानी थी। तीसरा कारक था जीनियस का कनेक्टेड टेल्स। अन्य दो कारकों की तुलना में तीसरा कारक सबसे कठिन था। जीनियस उस जानवर में तब्दील हो गया था जो सब कुछ जोड़ता है जब वे काल्पनिक नस्ल में विकसित हुआ और 100 प्रश्न जानवरों के लिए रास्ता खोल दिया। कनेक्टेड टेल्स की ताकत सिर्फ ज्ञान हस्तांतरित करने की क्षमता में ही नहीं थी, बल्कि यह भी कि जीनियस दुनिया के सारे ज्ञान को याद रख सकता था। अद्वितीय प्रतिभा के बिना, भले ही कोई व्यक्ति पहली दो आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, वह आधे घंटे के भीतर सभी युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को सीखने में सक्षम नहीं होगा। जब लिन युआन हाइपर मेमोरी की स्थिति से बाहर आया, तो उसने अचानक महसूस किया कि दुनिया के प्रति उसका नजरिया बदल गया है। अपनी मांसपेशियों में आए परिवर्तन के कारण लिन युआन को महसूस हुआ कि उसका शरीर 10 गुना अधिक चुस्त हो गया है। उन्होंने तुरंत स्रोत रेत को रेत के कण में बदलने तथा हर 10 सेकंड में उन पर बजरी फेंकने का निर्देश दिया। लिन युआन अतीत में कभी भी उस पर फेंकी जाने वाली बजरी की इस दर से बच नहीं पाया था, लेकिन अब उसका शरीर सहज प्रवृत्ति से चलने लगा। वह मुड़ा और करिश्माई ढंग से तेजी से हो रही बजरी की बारिश से बचने लगा। इससे लिन युआन की रगों में रोमांच की भावना दौड़ गई। हमलों पर प्रतिक्रिया की यह गति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लिन युआन चाहता था। यद्यपि उसके शरीर में सुधार नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध कौशल और लड़ाई शैलियों में वृद्धि लिन युआन के लिए आत्मासार विस्फोट का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि आग श्रेणी के विशेषज्ञों ने भी युद्ध के दौरान बचाव को सबसे कठिन पाया। हालांकि लिन युआन अब इस कमजोरी की भरपाई के लिए युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों को आत्मासार विस्फोट के साथ जोड़ सकता था। फिर भी लिन युआन अभी भी असंतुष्ट था। उन्होंने 120 से अधिक गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोतियों में से 100 को, जिन्हें ब्रोकेड जीथर ने एक डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया था, संग्रहित कर लिया, इससे पहले कि वे जीनियस को उठाकर रेडिएंट मून पैलेस की ओर चल पड़ते। रेडिएंट मून पैलेस के रास्ते में लिन युआन ने डुआनहे से संपर्क किया और रेडिएंट मून पैलेस के एक रेस्तरां में उससे मिलने का इंतजाम किया। उन्होंने डुआनहे को एंडलेस समर के लिए लॉ क्रिस्टल्स की बोरी और इंडिगो एज्योर गार्ड के लिए फेस दिए। अतीत में लिन युआन ने डुआनहे को देने से पहले इंडिगो एज्योर सिटी के लिए फेस के बैच को 2 महीने तक दूर रखा होगा ताकि किसी को भी उसके पास मौजूद क्रिएशन मास्टर संसाधनों से झटका न लगे। लेकिन अब लिन युआन ने पहले ही चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में अपनी पहचान उजागर करने का फैसला कर लिया था। इसलिए डुआनहे को केवल आश्चर्य होगा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगेगा कि उसने 1 घंटे में 400 कांस्य महाकाव्य हॉट स्प्रिंग घोंघे और 30 कांस्य महाकाव्य चमेली लिली कैसे तैयार की थी। लिन युआन को पता था कि रेडिएंट मून पैलेस के खजाने में एक युद्ध कक्ष था जिसमें बड़ी संख्या में आत्मा तरल पदार्थ थे। प्रत्येक प्रकार के स्पिरिट द्रव की लगभग 10,000 बोतलें थीं। इनमें से किसी भी स्पिरिट द्रव की निम्नतम गुणवत्ता भी कांस्य एपिक फे का उत्पादन करने में सक्षम होगी। युद्ध कक्ष में कक्षा 5 के स्पिरिट द्रव 1 सेकंड में कांस्य लीजेंड फेयर का निर्माण कर सकते हैं या डायमंड एक्स फैंटेसी वी में फंसे फेयर को सुजन में विकसित करने और विश्व सफाई से गुजरने में सक्षम बना सकते हैं। डुआनहे को वस्तुएं देने के बाद लिन युआन ने इथरियल जेलीफिश के टेंटेकल नोड का उपयोग करके खुद को रेडिएंट मून पैलेस के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। जब वह महल से बाहर आया तो उसकी मुलाकात चंद्र महारानी, रहस्यवादी चंद्रमा और शीत चंद्रमा से हुई। लिन युआन जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ा। उन्होंने सिर झुकाया और मिस्टिक मून और कोल्ड मून ने कहा, शुभ दिन यंग लॉर्ड। लिन युआन ने भी उनका अभिवादन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टिक मून इतनी जल्दी बाहरी इलाके से वापस आ जाएगा। हालांकि उन्हें लगा कि मिस्टिक मून पहले से अलग था।
अब मिस्टिक मून के शरीर से रुक रुक कर एक भयानक आभा निकल रही थी। लिन युआन को याद आया कि चंद्र महारानी ने कहा था कि मिस्टिक मून एक परी है। ऐसा लग रहा था कि मिस्टिक मून अभी अभी विकसित हुआ था और उसका शरीर अभी भी उसकी नई शक्ति को नियंत्रित करने का आदी नहीं था। जब चंद्र महारानी ने लिन युआन को देखा तो उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आ गई और वह उसका कॉलर ठीक करने के लिए उसके पास चली गईं। जब वह ऐसा कर रही थी तो उसकी नज़र उसके गले में लटकते हुए फ्लोइंग क्लाउड बीजवैक्स पेंडेंट पर पड़ी और उसकी मुस्कान और बढ़ गई। कोल्ड मून की आंखों में लिन युआन को देखकर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। रॉयल कैपिटल कैफे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में छपे गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पल की खबर पूरे रॉयल कैपिटल में फैल गई थी। इसने क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स शेफ सुप्रीम और बैम्बू मोनाक का भी ध्यान आकर्षित किया था। 30 से अधिक गुट चंद्र महारानी को देखने और स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोती मांगने के लिए लीनिंग मून माउंटेन पर आए थे। कोल्ड मून को पता था कि इस मामले का चंद्र महारानी से कोई लेना देना नहीं था और ये लिन युआन का अकेला काम था। इसका मतलब ये था कि गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पल, जो क्रिएशन मास्टर गुटों की शैली को बदल सकता था, लिन युआन का अनूठा रहस्य था। कोल्ड मून हमेशा से ही एक लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में लिन युआन की शक्ति के बारे में निश्चित थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक सृजन मास्टर के रूप में उसकी शक्ति 6 महीने की छोटी अवधि में इतनी तेजी से बढ़ जाएगी। यद्यपि उसने स्वयं कभी गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पल नहीं देखा था और वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थी कि क्या यह उतना ही अद्भुत है जितना कि अफवाहों में कहा गया था, फिर भी इतने सारे समूहों द्वारा लीनिंग मून माउंटेन का दौरा करना बहुत ही विशेष बात रही होगी। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई भी सृजन मास्टर पोषित कर सकता था। कोल्ड मून ने देखा कि लिन युआन ने बादल के आकार का डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स चंद्र महारानी को सौंप दिया। इससे कोल्ड मून अचंभित रह गया। वह अकेली नहीं थी, बल्कि चंद्र महारानी और हाल ही में वापस लौटे रहस्यमय चंद्रमा भी आश्चर्यचकित थे। मिस्टिक मून थोड़ा उलझन में था। ये हमेशा से ही चंद्र महारानी ही रही हैं जो यंग लॉर्ड को चीज़ें देने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। यंग लॉर्ड ने कब से चंद्र महारानी को चीज़ें देना शुरू कर दिया? चंद्र महारानी सहज रूप से लिन युआन को अस्वीकार करने वाली थी, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर गंभीरता देखी और सोचा कि अगर उसने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे कैसा लगेगा, तो उसने बादल के आकार का परी भंडारण बॉक्स प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस फीके भंडारण बक्से के अंदर देखा और उसका चेहरा आश्चर्य से बदलकर प्रसन्न मुस्कान में बदल गया। फिर वह प्रसन्न मुस्कान गर्व और विस्मय में बदल गई। चंद्र महारानी ने कभी यह आशा नहीं की थी कि उनकी शिष्या इतनी बड़ी हो जाएगी। वह तुरंत समझ गई कि डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में रखे गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों का क्या करना है। उसने लिन युआन से मिले इस उपहार को एक अत्यंत कीमती खजाने के रूप में देखा और उसके अंदर एक अजीब सी भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों का तारा जिसे उसने बड़ी मेहनत से चमकाया था, आखिरकार बड़ा हो गया था और अब उसे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। उसके सामने ये जिद्दी युवक न केवल उसकी मदद को ठुकरा रहा था, बल्कि उसका बदला भी चुकाने लगा था। ये पहली बार था जब चंद्र महारानी को इस तरह की भावना का अनुभव हो रहा था। आश्चर्य और गर्व के मिश्रण ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अपनी ज्वाला को सफलतापूर्वक एक नई चिंगारी में बदल दिया हो। चंद्र महारानी ने लिन युआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स के अंदर जो है वह बहुत पसंद आया। मैं अब कोल्ड मून और मिस्टिक मून के साथ मिडनाइट पैलेस जा रही हूँ। तुम मेरे साथ मून स्टेबल क्यों नहीं चलते? न तो मिस्टिक मून और न ही कोल्ड मून को पता था कि लिन युआन ने मून महारानी को जो परी भंडारण बॉक्स दिया था उसमें क्या था। लेकिन जब उसने सुना कि चंद्र महारानी लिन युआन को चंद्र अस्तबल में लाना चाहती हैं, तो रहस्यवादी चंद्रमा की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह जानता था कि वह लिन युआन को वह परी गाड़ी देने जा रही थी जिसे तैयार करने में उसने बहुत मेहनत की थी। रहस्यवादी चंद्रमा उस परी जैसी गाड़ी के बारे में सोचकर घबरा गया जिसे चंद्र महारानी ने लिन युआन के लिए तैयार किया था। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि जब चंद्र महारानी लिन युआन के लिए परी गाड़ी तैयार कर रही थी तो वह कैसी लग रही थी। लिन युआन तुरंत चंद्र महारानी के पास गया और उसे ले जाने के लिए कहा, चलो गुरुजी, मैं आपके साथ चलूंगा। लिन युआन को हमेशा रेडियंट मून पैलेस के हर कोने तक पहुंचती और वह मूनबीम कॉरिडोर में भी आसानी से अंदर बाहर जा सकता था। चंद्र महारानी ने लिन युआन के लिए मूनबीम कॉरिडोर में एक प्रजनन कक्ष भी बनवाया था। लिन युआन और चंद्र महारानी के बीच प्रश्नोत्तर सत्र के बाद वह मूनबीम कॉरिडोर में अपने प्रजनन कक्ष में जाकर प्राप्त सभी जानकारी को व्यवस्थित करता था। पहली बार जब लिन युआन ने प्रजनन कक्ष के अंदरूनी हिस्से को देखा था तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई थी। प्रजनन कक्ष की सभी दीवारें विशाल पारदर्शी स्पिरिट लकड़ी से जड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि वर्ग 4 के क्रिएशन मास्टर्स को भी मुट्ठी भर पारदर्शी स्पिरिट वुड खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए लगभग 1 दशक तक लगातार काम करना पड़ा। पारदर्शी स्पिरिट वुड सृजन मास्टर्स के लिए अत्यधिक लाभदायक था क्योंकि यह स्पिरिट क्यूई की शुद्धता को बढ़ा सकता था। यह विलासिता की वस्तु लिन युआन के लिए बेकार हो सकती थी, लेकिन यह आंतरिक तत्व उसके प्रति चंद्र महारानी के स्नेह का सबूत था।
यद्यपि लिन युआन दीप्तिमान चंद्र महल से बहुत परिचित था, फिर भी उसने संपूर्ण लीनिंग मून माउंटेन का अन्वेषण नहीं किया था। वह केवल रेडिएंट मून पैलेस और उस मंडप के बीच ही यात्रा करता था जहां वह रुका था, साथ ही जहां चूसी रुका था। चंद्र अस्तबल वह स्थान था जहां परी गाड़ियां रखी जाती थीं, और लिन युआन पहले कभी वहां नहीं गया था। लेकिन जब उसने ली जुबान और लोंगतू की परी गाड़ियां देखीं, तो लिन युआन को परी गाड़ियां अधिक से अधिक पसंद आने लगीं। इसने लिन युआन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अपने लिए किस तरह की परी जैसी गाड़ी बनानी चाहिए। किस तरह की परी गाड़ी बनानी है, इसका चुनाव करना आसान नहीं था। सबसे पहले उसे यह सोचना था कि अपनी परी गाड़ी को ढकने के लिए उसे किस तरह की सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आंतरिक भाग में अवरोधक गुण भी होने चाहिए थे तथा गाड़ी को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले फे की ताकत भी होनी चाहिए थी। अंत में करिश्मा कारक पर भी विचार किया जाना था। इन सभी बातों पर अलग से विचार करने की ज़रूरत थी और लिन युआन को अभी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह लीनिंग मून माउंटेन के मून अस्तबल में मौजूद परी गाड़ियों के बारे में उत्सुक था। जब वह चंद्र महारानी के साथ साथ चल रहा था और झुकते हुए चंद्र पर्वत के आसपास के दृश्यों और चारों ओर मौजूद दुर्लभ परियों की प्रशंसा कर रहा था, तो लिन युआन काफ़ी प्रसन्न हुआ। नए साल को कुछ समय बीत चुका था। सर्दी के मौसम के बाद वसंत ऋतु के आरंभ में ठंड में गर्माहट महसूस होने लगी। लीनिंग मून माउंटेन में शुरुआती वसंत फूलों की सुगंध से भरा हुआ था, जिसे सांस में लेने पर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। जब वे चंद्र अस्तबल में पहुंचे तो लिन युआन ने चांद के रंग के लंबे वस्त्र पहने दो बड़ी आकृतियां देखीं। उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 3 मीटर थी और लिन युआन को यकीन था कि वे मानव आत्मा क्यों पेशेवर नहीं थे। वे विशालकाय प्राणी थे। जब दोनों विशालकाय आकृतियों ने चंद्र महारानी को देखा तो वे घुटनों के बल बैठ गईं और लिन युआन की ओर सिर हिलाया। हालांकि लिन युआन को एहसास हुआ कि उन्होंने किसी भी तरह से कोल्ड मून या मिस्टिक मून का अभिवादन नहीं किया था। जाओ और फ्रीजिंग मून पैगोडा गाड़ी बाहर निकालो। तुम दोनों मेरे साथ मिडनाइट पैलेस आओगे, चंद्र महारानी ने कहा। लिन युआन को चंद्र महारानी के शब्द अजीब लगे क्योंकि परी हमेशा परी गाड़ियां खींचती थीं। तो चंद्र महारानी ने चांद के रंग के लंबे वस्त्र पहने इन दो विशालकाय आकृतियों को परी गाड़ी खींचने के लिए क्यों कहा? अचानक लिन युआन स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर उन विशालकाय आकृतियों को देखा, जिन्होंने अपना सिर उठाया और सांप प्रजाति के परियों जैसी आवाज निकाली। इस ध्वनि में सांपों की प्रजाति की परियों जैसी क्रूरता नहीं थी। इसके बजाय ये जादू की एक अजीब सी ध्वनि से भरी हुई थी। जब दो विशालकाय आकृतियां चिल्लाईं तो लिन युआन ने देखा कि उनके चांद के रंग के लंबे वस्त्र के नीचे दो चेहरे थे। कुछ ही देर बाद उनमें से एक आकृति आकाश में उड़ गई और एक विशालकाय सांप में बदल गई जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा था। दूसरी आकृति भी ज्यादा पीछे नहीं रही और वह भी हल्के हरे रंग के विशालकाय सांप में बदल गई जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा था। लिन युआन के नथुने सिकुड़ गए जब उसने सफ़ेद और हल्के हरे रंग के विशाल सांपों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया। युआन ने सफ़ेद और हल्के हरे रंग के विशाल सांपों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया तो उसे एहसास हुआ कि ऐसी ही स्थिति तब उत्पन्न हुई थी जब उसने आंटी झांग के आतंकी खरगोश की जांच की थी, जब वह लगभग मृत्यु की स्थिति में था। वह ट्रू डेटा पर दो विशाल सांपों की विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देख सका। वह केवल उनके 4 विशेष कौशल देख सका। इससे लिन युआन को पता चला कि वे सृजन नस्ल के फेय थे। दो विशाल सांपों के सिर से 2 ऊर्जा श्रृंखलाएं निकली और उन्होंने चंद्र अस्तबल के भारी दरवाजे खोल दिए। जब हल्के हरे और सफ़ेद ऊर्जा श्रृंखलाएं दरवाजों से अंदर दाखिल हुईं तो चंद्र अस्तबल कांप उठा। चंद्र अस्तबल से एक शिवालय के आकार की संरचना उभरी जिस पर चारों ओर चंद्रमा के चित्र बने हुए थे। सभी चंद्र चित्रों में चंद्र किरण पत्थर जड़े हुए थे, जिससे शिवालय के आकार की संरचना स्वर्ग में ठंडे आकाश की तरह प्रतीत हो रही थी। जब हल्के हरे और सफ़ेद रंग की ऊर्जा श्रृंखला ने पगोडा आकार की संरचना को आकाश में उछाला तो विशालकाय सांपों में मौजूद ऊर्जा बाहर निकलने लगी। सांपों की चिकनी पीठ पर पृष्ठीय पंख दिखाई दिए, जबकि उनके शरीर के अगले आधे भाग पर 2 बड़े पंख दिखाई दिए। पंख मछली के पंखों की तरह पारदर्शी थे और पंख फड़फड़ाने पर आकाश झिलमिला उठता था। जब लिन युआन ने पंखों को देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि इन 2 सृजन नस्ल के सांप प्रजाति के परियों में उड़ने वाले सर्प की रक्तरेखा थी, जो सांप प्रजाति के परियों की एक शाखाबद्ध रक्तरेखा थी। जहां तक वंशक्रम की श्रेष्ठता का प्रश्न है, उड़ने वाले सर्प वंशक्रम मुख्य ड्रैगन प्रजाति और मुख्य फीनिक्स प्रजाति के वंशक्रम के समान ही श्रेष्ठ था। उड़ने वाले सर्प की रक्तरेखा वास्तव में अधिकांश मुख्य ड्रैगन प्रजातियों और मुख्य फीनिक्स प्रजातियों के परियों को दबा सकती है। लिन युआन ने देखा कि दोनों सांपों ने अपने शरीर के पिछले हिस्सों को उठाया और घूमना शुरू कर दिया और एक सुरक्षित आधार बनाया जिसने चंद्र किरण खजाना शिवालय को सहारा दिया, जो अभी भी हल्के हरे और सफ़ेद ऊर्जा श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ था। सांपों के पृष्ठीय पंख बाहर की ओर मुड़े हुए थे और 2 खिले हुए कमल के समान दिख रहे थे।
जब लिन युआन ने चंद्र महारानी की परी गाड़ी देखी तो उसे परी गाड़ियों के बारे में एक पूरी तरह से नई समझ प्राप्त हुई। चंद्र महारानी ने लिन युआन से कहा, ये फ्रीजिंग मून पैगोडा गाड़ी रेडियंट मून पैलेस का प्रतीक है। अगर आपको कभी भी रेडियंट मून पैलेस के नाम का इस्तेमाल किसी काम के लिए करना पड़े तो बस व्हाइट मून और लाइट ग्रीन मून को बता दें। लीनिंग मून माउंटेन में आपके पास भी उतना ही अधिकार है जितना मेरे पास है। लिन युआन को तुरंत एहसास हुआ कि चंद्र महारानी उसे बता रही थी कि वह इस फ्रीजिंग मून पैगोडा गाड़ी की सवारी कर सकता है। हालांकि उन्हें इन दो क्रिएशन ब्रीड फे द्वारा खींची जाने वाली फे गाड़ी में बैठने के लिए अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। चंद्र महारानी ने लिन युआन को एक डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स सौंपा, जिसने तुरंत इसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फे स्टोरेज बॉक्स प्राप्त करने के बाद चंद्र महारानी ने कहा, भले ही आपको रेडियंट मून पैलेस का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता न हो, फिर भी आपको अपनी फे गाड़ी की आवश्यकता होगी। देखें कि क्या इस फे स्टोरेज बॉक्स में से कोई भी फे आपकी फे गाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त है। लिन युआन परी भंडारण बॉक्स के माध्यम से देखने वाला था जब चंद्रमा महारानी ने हंसते हुए कहा, परी भंडारण बॉक्स के अंदर से सभी परियों को बाहर बुलाओ। इस प्रकार लिन युआन ने परी भंडारण बॉक्स को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय चंद्र महारानी के कहे अनुसार किया। कुछ ही देर बाद लिन युआन के पास हवा में मुट्ठी भर पानी की 12 गेंदें दिखाई दीं। लिन युआन पानी की गेंदों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मिस्टिक मून की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने लिन युआन द्वारा बुलाई गई पानी की 12 गेंदों को देखा। रहस्यवादी चंद्रमा ही वह व्यक्ति था जिसने चंद्र महारानी को लिन युआन के लिए एक परी गाड़ी तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन चंद्र महारानी ने लिन युआन के लिए बहुत सारी वस्तुएं तैयार कर दी थीं। यदि मिस्टिक मून ने चंद्र महारानी को परी गाड़ी का उल्लेख नहीं किया होता तो वह लिन युआन की नींव को मजबूत करने और उसे और अधिक वस्तुएं देने के लिए और अधिक तरीकों के साथ आई होती जो उसके जीवन की रक्षा करती। हालांकि रहस्यवादी चंद्रमा उलझन में था क्योंकि चंद्रमा महारानी ने लिन युआन को वह परी गाड़ी नहीं दी थी जो उन्होंने उसके लिए तैयार की थी। लेकिन जब मिस्टिक मून ने पानी की 12 गेंदों को करीब से देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चंद्र महारानी लिन युआन को गतिशील स्रोत जल देंगी। जब लिन युआन ने पानी की 12 गेंदों को देखा तो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कानून स्रोत क्रिस्टल का उपभोग कर रही थी, हिलने लगी। पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी की हरकतें उस समय से कहीं ज्यादा मजबूत थीं जब लिन युआन ने पहली बार लॉ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त किए थे। ये वैसा ही था जब रेड थॉर्न ने सोर्स सीड की खोज की थी। जल्द ही लिन युआन का मुंह फड़कने लगा। पवित्र स्रोत धारण करने वाली रानी इतनी अनियमितता से इसलिए चल रही थी क्योंकि वह पानी की 12 गेंदों को खाना चाहती थी। पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी की प्रतिक्रिया को देखते हुए लिन युआन को पता था कि पानी की 12 गेंदें इसे विकसित करने में सक्षम नहीं होंगी जैसे कि स्रोत बीज ने लाल कांटे के लिए किया था। वास्तव में पानी की 12 गेंदें पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की वृद्धि को विधि स्रोत क्रिस्टलों की तुलना में अधिक बढ़ाएंगी। यहाँ तक कि एक संभावना ये भी थी कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी 12 पानी की गेंदों को अवशोषित करने के बाद तुरंत बच्चे से वयस्क में परिपक्व हो जाएगी और रानी रूप और पवित्र तलवार रूप को दूसरी क्षमताओं को अनलॉक करने की अनुमति देगी। लिन युआन को पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के साथ बातचीत के माध्यम से पता चला कि पानी की 12 गेंदें क्या थीं। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि पानी की 12 गेंदें क्या थीं, इसलिए वह उन्हें पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को कभी नहीं देगा क्योंकि वे उसकी शक्ति को बढ़ा देंगी। जबकि लिन युआन 12 पानी की गेंदों के बारे में अपने सदमे को संसाधित कर रहा था, चंद्रमा महारानी ने कहा, एक पवित्र स्रोत जीवन के ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में 7 सितारों का पवित्र स्रोत जीवन अपने बच्चे के राज्यों में वापस जाने के लिए शूटिंग सितारों का उपयोग कर सकता है जब तक कि उसने अपने ठेकेदार के साथ एक मज्जा अनुबंध नहीं बनाया हो। जैसा कि आप जानते हैं, एक क्लास 5 क्रिएशन मास्टर 5 स्टार पवित्र स्रोत जीवन रूप के खोल को हथियार में बदल सकता है। लॉ क्रिस्टल में शुद्ध कानून शक्ति का उपयोग करते समय एक मृत पवित्र स्रोत जीवन रूप में कानूनों को निकाला और पोषित किया जा सकता है। आपके सामने जो 12 पानी की गेंदें दिख रही हैं वे पवित्र स्रोत जीवन रूप हैं जिन्हें एक स्वतंत्र संघ के व्यक्ति ने अनुबंधित किया था। इस व्यक्ति का पवित्र स्रोत जीवन रूप 9 सितारे थे और पूर्णता के करीब था, लेकिन चूंकि कोई मज्जा अनुबंध नहीं था और व्यक्ति पवित्र स्रोत जीवन रूप से अलग हो गया था, इसलिए वह पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर सका, न ही पवित्र स्रोत जीवन रूप पूर्णता तक विकसित हो सका। मैंने टोटेम मून का उपयोग करके उस व्यक्ति को उदात्त किया और बाद में मैंने उस पवित्र स्रोत जीवन रूप को भी मार डाला जो बच गया था। पानी की ये 12 गेंदें उन नियमों के उत्पाद हैं जो पवित्र स्रोत जीवन रूप मूविंग सोर्स वाटर में थे। कोल्ड मून और मिस्टिक मून ने गहरी सांस ली। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि चंद्र महारानी ऐसे समय में लिन युआन को बताएंगी कि 1 दशक पहले क्या हुआ था।